हेलो। हाँ, राजीव रंजन जी बोल रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। मैं शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ राजीव जी। जी 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 सर। और आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ चुनाव के में दिलचस्पी है थोड़ी। जी सर कहा जाए सर। आप मधुबनी में दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ हैं और काफी जी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम आपके अनुभव का लाभ उठाना चाहते हैं। हम जी जानना ये चाहते हैं कि जी आपके यहाँ विधानसभा चुनाव की कितनी सीट थी, बात नंबर 1। दूसरा जी ये कि उसमें मुद्दे क्या हुए, मतलब जी महिलाओं का दिखाई दे रहा था, विकास था कि नहीं था, यूथ की क्या भूमिका थी, ये सारी चीजें जी जो है, और महिलाओं जी का क्या रहा, और कुल सीटों जी में आप किसको कितनी सीटें दे रहे हैं। जी देखिए, मधुबनी में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। जी सेकेंड फेज में यहाँ 4 सीटों पे मतदान हुआ और थर्ड फेज में 6 सीटों पे मतदान हुआ। जी तो यहाँ जो स्थिति रही चुनाव के दौरान, एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमे से बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का यहाँ पे लगातार आने का सिलसिला जारी रहा। सभाएं हुई, उसमें खूब भाषण भी हुए। कई तरह के मुद्दे चुनाव के दौरान यहाँ उभर कर सामने आए, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे वो तो हैं ही। हालांकि वो मुद्दे चुनावी सभाओं में बहुत देर से उन मुद्दों पे चर्चाएं हुई। शुरुआत में वो मुद्दे गौन रहे, लेकिन जब दलों को लगा, पार्टियों को, नेताओं को लगा कि नहीं, हम यहाँ के स्थानीय मुद्दों को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर उन सब चीजों की भी चर्चाएं यहाँ हुई। जैसे मधुबनी का इलाका बाढ़ और सुखाड़ के जाना जाता है, अस्थायी समस्या है यहाँ की। इसके अलावा कई स्थानीय मुद्दे हैं, पुल पुलिया का निर्माण, सड़क का निर्माण वगैरह वगैरह, इन सब की भी चर्चाएं हुई। लेकिन मूल रूप से चुनावी सभाओं में जो मुद्दे रहे वो एक तरफ विकास की चर्चाएं हो रही थी। एनडीए की जितनी सभाएं हुई उसमें पिछले 15 साल में बिहार सरकार ने जो काम किया है उसकी चर्चा की गई। वर्तमान में केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है उनकी चर्चा की गई। दूसरी तरफ जो महागठबंधन के जो नेता लोग आए, उनकी जो सभाएं हुई उसमें रोजगार का मुद्दा अहम होके उठा। यहाँ पे नवयुवकों को जोड़ने की कोशिश की गई। चिराग पासवान भी यहाँ आए, उन्होंने भी युवाओं से कनेक्ट करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर जो यहाँ चुनाव हुआ वो इसी 2 खेमे में भटके हुआ, विकास और रोजगार। प्रवासी मजदूरों और कोरोना का कोई इशू नहीं था। नहीं, चुनाव में जो एक आशंका थी कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है तो मतदान पे असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ चुनाव के दिन इस तरह का कोई दृश्य सामने नहीं आया। जहाँ तक हम लोग परसेंटेज की बात करें, फीसद की बात करें, तो पिछले चुनाव की अपेक्षा फीसद लगभग कमोबेश वही रहा। कुछ विधानसभाओं में तो पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा मत पड़े इस बार। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना ने चुनाव को प्रभावित किया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस चुनाव में ये दिखा कि लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। और इस कोरोना के भय के बीच भी मतदाता निडर होके बेधड़क पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर, उन्होंने अपना वोट दिया है। महिलाओं की काफी तादाद रही, कई विधानसभाओं में तो महिलाओं का परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा है। तो बिल्कुल आधी आबादी ने भी खुलकर अपना योगदान दिया है चुनाव में। और मतदान में कोरोना का कोई असर नहीं दिखा। अच्छी बात है। अच्छा, ये 10 में कितनी सीटें किसको जा रही हैं, मोटे तौर पे एक आंकलन आपको क्या? वर्तमान में जो स्थितियां सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें उभर कर आ रही हैं, मतदान में जो दृश्य दिखा यहाँ पे, और यहाँ के स्थानीय जो विश्लेषक हैं उन लोगों की जो समीक्षा है, उस सब को अगर हम लोग सोचते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों में महागठबंधन आगे चल रहा है। कितनी लगभग जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उसमें 10 में 6 से 7 सीटों पे महागठबंधन के आगे रहने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। अभी जो रुझान है, अब अंतिम निर्णय तो कल आने ही वाला है, कल पता चल जाएगा। जी। अच्छा, तो अब मधुबनी प्रॉपर से शुरू करके 10 का जरा सा हमको थोड़ा सा कौन प्रत्याशी था, क्या लड़ाई हुई है? हाँ, जैसे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सीट जो मधुबनी नगर की सीट है, मधुबनी शहर की सीट है,
जिससे एक तरफ राजद के प्रत्याशी थे निवर्तमान विधायक समीर महासेठ, और उनके विरोध में एनडीए ने ये सीट वीआईपी को दिया। मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, और वीआईपी के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के ही नेता है सुमन महासेठ, उन्होंने यहाँ से लड़ा। तो यहाँ पे बिल्कुल समीर महासेठ और सुमन महासेठ दोनों के बीच में काफी कड़ी टक्कर है। उम्मीद है कि यह मधुबनी सीट राजद के खाते में जा सकती है। दूसरा, ये सेकेंड फेज में ही इसका चुनाव हुआ। सेकेंड फेज में दूसरा चुनाव हुआ झंझारपुर का। झंझारपुर में विधायक थे गुलाब यादव राजद के, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, और महागठबंधन में तो सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें झंझारपुर इस बार भाजपा के खाते में गया, और वहाँ पे राम नारायण यादव जी को एनडीए नहीं, महागठबंधन में भाजपा के खाते में गई वो सीट, झंझारपुर की सीट। पिछले चुनाव में वहाँ से राजद के गुलाब, ये एनडीए हुआ ना? नहीं, भाजपा तो महागठबंधन में है, एनडीए की ओर से भाजपा के प्रत्याशी थे यहाँ नीतीश मिश्रा। ठीक है जी। तो झंझारपुर में एनडीए ने नीतीश मिश्रा पर फिर से भरोसा जताया। वो पिछले बार भी यहाँ प्रत्याशी थे झंझारपुर में, 25 मतों से बस वो हारे थे, तो इसलिए इस बार फिर से, और उनकी पुरानी सीट रही है ये, उनके पिता भी यहाँ से लड़ते रहे हैं जगन्नाथ मिश्र झंझारपुर से। तो नीतीश मिश्रा इस बार भी प्रत्याशी हैं भाजपा के। उनके विरोध में महागठबंधन ने भाजपा को यह सीट दिया झंझारपुर, और राम नारायण यादव वहाँ से प्रत्याशी बने। तो यहाँ झंझारपुर में उम्मीद लगाई जा रही है कि नीतीश मिश्रा इस बार सीट निकाल लेंगे, जो स्थिति अभी तक सामने आ रही है। तीसरी सीट जो सेकेंड फेज में ही हुई वो थी फुलपरास की सीट। फुलपरास की सीट इस बार जिले में काफी चर्चा में रही, कारण कि वहाँ जदयू के विधायक थे, पिछले चुनाव में गुलजार देवी वहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार गुलजार देवी को टिकट नहीं मिला, और गुलजार देवी ने बगावत कर दी वहाँ फुलपरास में। तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे उन्होंने चुनाव लड़ा है, और जदयू ने इस बार एक नया चेहरा वहाँ उतारा, महिला ही है शीला मंडल, उनको जदयू ने अपना प्रत्याशी बनाया। महागठबंधन की ओर से फुलपरास सीट कांग्रेस के खाते में गई, और वहाँ कृपानाथ पाठक को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। तो इस तरह से फुलपरास में महागठबंधन यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी आगे बढ़ते दिख रहे हैं। वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। वहाँ पे एलजेपी के भी एक प्रत्याशी थे फुलपरास में। हाँ, विनोद सिंह। विनोद सिंह भी है वहाँ। विनोद सिंह वहाँ पे जहाँ जदयू के प्रत्याशी रहे, वहाँ लोजपा ने भी प्रत्याशी दिया है। तो वहाँ पे बिल्कुल 4 भरे में वहाँ पे बट गया। एक तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जदयू के प्रत्याशी हैं, जो मेन स्ट्रीम दोनों गठबंधन है उसके प्रत्याशी रहे ही। लोजपा के विनोद सिंह भी वहाँ पे चुनाव में आए, और गुलजार देवी जो विधायक थी उन्होंने वहाँ बगावत करके पर्चा भरा, वहाँ उन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो इन चारों प्रत्याशियों में कृपानाथ पाठक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी तक का जो रुझान आ रहा है वहाँ से, जो जमीनी रिपोर्ट वहाँ से आ रही है, उसमें कृपानाथ पाठक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चौथी सीट जो सेकेंड फेज में ही हुई, राजनगर विधानसभा की, ये सुरक्षित सीट है, और पिछले बार पूरे जिले में एकमात्र यही सीट थी जो भाजपा के खाते में गई थी। भाजपा पिछले चुनाव में अकेले लड़ रही थी, और 10 में मात्र एक सीट राजनगर भाजपा को मिला था। इस बार भी भाजपा ने अपने पुराने चेहरे को ही इस बार भी उतारा मैदान में। रामप्रीत पासवान जो विधायक है वर्तमान में, वही भाजपा के कैंडिडेट थे। उनके विरोध में राजद के रामावतार पासवान उनके विरोध में यहाँ लड़ रहे थे। तो वहाँ पे राजनगर में काफी कांटे की टक्कर है। एक रुझान आ रहा है कि भाजपा यह सीट इस बार गंवा सकती है। हालांकि कुछ लोगों का यही मानना है कि बहुत कम अंतर से ही सही, लेकिन भाजपा यह सीट निकालने में सफल हो सकती है। तो उसका टक्कर है। हाँ, बिल्कुल अभी क्लियर कट नहीं है। बिल्कुल। तो राजनगर की यही स्थिति है जी। बाकी बचे 6 सीट जहाँ पे थर्ड फेज में चुनाव हुआ, उसमें 2 सीट तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूबे के 2 मंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बेनीपट्टी सीट है, दूसरा नौखा है। बेनीपट्टी में पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा की किस्मत दांव पे लगी हुई है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है। वो पिछले चुनाव में भी यहाँ से लड़े थे, लेकिन हार गए। तो बाद में एमएलसी बने, और एमएलसी कोटा से ही उन्होंने मंत्री पद भी हासिल किया कैबिनेट में। तो इस बार भी वो भाजपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पे बेनीपट्टी में, और उनके खिलाफ
फिर से वही पुराना समीकरण है। यहाँ पे कांग्रेस की भावना झा उनको टक्कर दे रही हैं। यहाँ भी मामला थोड़ा सा त्रिकोणीय हुआ, क्योंकि जदयू के जिला उपाध्यक्ष नीरज झा जो काफी अरसे से बेनीपट्टी क्षेत्र में सक्रिय थे आम जनों के बीच में, उन्होंने सीट नहीं मिलने से खफा होकर निर्दलीय पर्चा भर दिया था। तो उनकी बगावत थी एनडीए में। उधर महागठबंधन में भी बगावत के सुर निकले। राजद नेता राजेश यादव उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में पर्चा भर दिया। हालांकि दोनों नेताओं को पार्टियों ने निकाल दिया, बाद में कार्रवाई की गई। लेकिन इन लोगों ने समीकरण वहाँ का जो बना बनाया था, सीधी टक्कर जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में थी, उसमें इन्होंने कोण बनाने का वहाँ प्रयास किया। ऐसी स्थिति में हालांकि नीरज झा का निधन भी हो गया चुनाव के दिन ही। निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो पटना एम्स में उनका निधन भी हो गया। तो ये सारी परिस्थितियां बेनीपट्टी में है। बेनीपट्टी में अभी तक का जो रुझान आ रहा है उसमें ये बात उभर कर आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली पीएचडी मंत्री यह सीट गंवा सकते हैं। हालांकि उनके भी जीतने की पूरी संभावना है। वोटिंग तो हुई ही है और भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वोट गिरा ही है। हाँ, लेकिन ये कहने में गुरेज नहीं है कि पीएचडी मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लग चुकी है बुरी तरह, है ना। अब क्या होगा कहना मुश्किल है। दूसरा लोखा सीट जो है वहाँ भी आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय हैं। उनके जीतने की संभावना काफी क्षीण नजर आ रही है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लग रहा है कि वो संभवतः इस बार सीट लूज कर जाए लोखा में, क्योंकि लोखा में जिस वोट बैंक के बदौलत उन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी, राजद ने इस बार उसी वोट बैंक में सेंध लगा दी। जो कोयरी मतदाता है लोखा में बहुत कम है, और राजद ने इस बार कोयरी प्रत्याशी ही भारत भूषण मंडल को वहाँ पे खड़ा कर दिया। इसके अलावे जो पिछली बार लक्ष्मेश्वर राय के अपोनेंट थे, जो उप विजेता थे प्रमोद प्रियदर्शी लोजपा के टिकट से, तो वो भी इस बार चुनाव में आ गए। क्योंकि जदयू का कैंडिडेट था तो लोजपा ने प्रमोद प्रियदर्शी को वहाँ पे मौका दे दिया, तो मामला वहाँ त्रिकोणीय हो गया। तो इसलिए इस तरह के कयास लग रहे हैं कि लोखा सीट आपदा प्रबंधन मंत्री इस बार लूज कर सकते हैं। तो ये दोनों मंत्रियों की स्थिति इस बार बहुत अच्छी अभी तक नहीं कही जा रही है। अब तो चमत्कार हो जाए, कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं, फैसला तो कल आएगा ही। बिल्कुल जी। उसके बाद अगली सीट है बिस्फी विधानसभा। बिस्फी विधानसभा पिछले चुनाव में राजद के कब्जे में थी। फैयाज अहमद यहाँ विधायक थे और इस बार भी राजद ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि भाजपा की ओर से हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। तो वोटिंग हुई है। प्लूरल्स पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पुष्पम प्रिया, वो भी इस बार बिस्फी विधानसभा से अपना किस्मत आजमा रही है चुनाव में। तो बिस्फी विधानसभा का जो रुझान आया है उसमें इस वक्त राजद आगे चल रहा है। अगली विधानसभा मतलब उनको वोट नहीं मिला पुष्पम प्रिया जी, पुष्पम प्रिया नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, पुष्पम प्रिया है लेकिन वो रेस में नहीं है। अभी तक का जो स्थिति वहाँ पे पता चल रहा है वो रेस में नहीं है। टक्कर वहाँ पे राजद और भाजपा की ही है, जिसमें राजद आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है वहाँ। अगली सीट है हरलाखी विधानसभा की। हरलाखी में पिछले चुनाव में रालोसपा ने यह सीट जीता था। बसंत कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि शपथ ग्रहण से पूर्व ही उनका निधन हो गया और उपचुनाव हुआ तो उनके बेटे को रालोसपा ने टिकट दिया, सुधांशु शेखर को। वो निर्वाचित हुए। बाद में सुधांशु जदयू ज्वाइन कर लिए। तो इस बार जदयू प्रत्याशी के रूप में सुधांशु शेखर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हरलाखी सीट महागठबंधन में भाजपा के खाते में गई है और वहाँ से राम नरेश पांडे प्रत्याशी हैं भाजपा के महागठबंधन के। वहाँ थोड़ा सा कौन ये बना कि एक मोहम्मद शब्बीर है प्रत्याशी, जो पिछले चुनाव में भी थे जदयू के खिलाफ में, रालोसपा के खिलाफ में हारे थे। तो वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक उनको जीत नहीं मिली है, लेकिन इस बार वो चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। और जो वहाँ की रिपोर्ट आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि माइनॉरिटी वोट और जो राजद का जो बेस वोट बैंक है माई समीकरण का, यादव और मुस्लिम वोट, ये काफी संख्या में मोहम्मद शब्बीर की ओर टर्न किया। तो
तो इसके वजह से वहाँ पे महागठबंधन की स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही है। भाजपा प्रत्याशी अपने कैडर वोटों की बदौलत ही वहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं। तो इस स्थिति में अनुमान लगाया जा रहा है कि जदयू के खाते में एक सीट हरलाखी की आ सकती है। इसके बाद जो अंतिम सीट है वो है बाबूबढ़ी विधानसभा। ये भी काफी चर्चित सीट रही है, पूरे बिहार की नजर है इस सीट पर भी, क्योंकि ग्रामीण पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का ये सीट रहा है। चुनाव के दौरान ही, चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही उनका निधन भी हो गया। उनकी बहू है मीना कामत, वो इस बार यहाँ चुनाव लड़ रही हैं जदयू के टिकट पे। लेकिन उनके विरोध में राजद ने बड़े ही मजबूत और कद्दावर नेता को उतारा है, उमाकांत यादव को। उमाकांत यादव वो चेहरा है जिन्होंने 2 बार बाबूबढ़ी सीट पर जीत दर्ज की और दोनों बार उन्होंने कपिल देव कामत को ही हराया था। तो इसलिए इस बार कपिल देव कामत की बहू है उनके सामने, तो इसलिए एक तो इस लिहाज से भी वहाँ पे राजद का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वो कद्दावर नेता है, काफी अनुभवी नेता है, क्षेत्र में उनकी पकड़ है। और कपिल देव कामत की कमी इस बार चुनाव मैदान में सभाओं में काफी खली है, तो उनकी जो गैर हाजिरी है वो जदयू पे भारी पड़ सकती है इस बार चुनाव में। और वहाँ भी लोजपा के भी प्रत्याशी हैं, तो काफी कोण वहाँ भी बने हैं। तो इस स्थिति में उम्मीद की जा रही है कि बाबूबढ़ी की सीट भी राजद के खाते में जाएगी। तो इस तरह से जो आकलन आ रहे हैं, जो एक परसेप्शन बन रहा है इस मतदान के बाद, द्वितीय और तृतीय चरण के मतदान के बाद, तो ये सामने आ रहा है कि मधुबनी जिले में 10 विधानसभा सीटों में 7 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है और 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये अभी तक का अनुमान आया है। अब देखिए 24 घंटे में तो परिणाम आ ही जाएगा, सब कुछ सामने हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से बताया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताया। बहुत जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा और हमारे पाठकों को इससे लाभ होगा, उनका संशय दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।